ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये आपका थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कोयला का उपयोग करके यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आपको थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम कोल का फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, और कोल कोल का क्या करते हैं, कंबक्शन करते हैं, जलाते हैं। फिर उसके बाद में उसकी हीट के माध्यम से हम बॉयलर का उपयोग करके हाई टेम्परेचर पर स्टीम को, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हम स्टीम को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और उसके माध्यम से उस स्टीम को फ्लो करके हम टरबाइन को रोटेट करते हैं। टरबाइन हमारे यहाँ पर प्राइम मूवर होता है और इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर जनरेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक भाप टरबाइन होती है जो कि स्टीम को जिसमें फ्लो किया जाता है और उस स्टीम के माध्यम से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं। हमारा टरबाइन प्राइम मूवर होता है और टरबाइन से जो मोटर होती है, सॉरी जो जनरेटर होता है हमारा, वो कपल्ड होता है और जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो सर जी। हमारे हाँ जी। जी सर, कर्सर ले जाइए, बताते जाइए ना, समझ नहीं आ रहा इतना हाँ, अच्छे मैं से। मैं सभी चीजें बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी मैं अभी एक एक जो ब्लॉक हैं उनको सभी को बताऊंगा। ठीक है, जी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं इनकी इफिशियंसी क्या होती है। यदि हम इनकी इफिशियंसी की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट की एक्चुअली जो इफिशियंसी होती है काफी कम होती है, 15 से 25% तक ही हमारे थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी होती है। ठीक है, तो चलिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनके जो हमारे ब्लॉक डायग्राम में इनके ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है, हम ये यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कर्सर दिखाई दे रहा है मेरा? अभी कर्सर आपको दिखाई यस दे रहा सर। है? हाँ, यस ठीक है। तो सर। यहाँ पर आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जैसे कि बेटा देख देख रहे होंगे, ये आपका कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज होता है। कोल्ड स्टोरेज प्लांट कह सकते हैं आप इसे। कोल्ड स्टोरेज प्लांट मतलब एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर हम कोल को स्टोर करते हैं। मान लो जो भी माइंस होते हैं, माइंस से हम कोल को इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं, जैसे कि ट्रेन के माध्यम से या ट्रक के माध्यम से। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है कोल को फ्रॉम माइंस, कोल माइंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो भी जहाँ पर इसको हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये कोल्ड स्टोरेज प्लांट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में कोल हैंडलिंग प्लांट होता है, जहां पर कोल्ड स्टोरेज प्लांट से बॉयलर तक ले जाने के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका काम होता है कोल्ड स्टोरेज प्लांट से बॉयलर तक कोल को पहुंचाना, कोल को हैंडलिंग करना। ठीक है, तो ये कोल हैंडलिंग प्लांट होता है। कोल्ड स्टोरेज जो माइंस होती है, माइंस से हम कोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको हम कोल्ड स्टोरेज प्लांट में स्टोर कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया में हम कोल को मंगवाते हैं, मतलब कोल बहुत ज्यादा मात्रा में मंगवाते हैं और इसको स्टोर करके रखते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम डेली बेसिस पे कोल मंगवाकर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, या हर एक दो दिन के लिए हम कोल को मंगवाकर स्टोर नहीं करते हैं। हम लगभग 20 to 30 डेज का कोल को हम पहले से स्टोर करके रखते हैं कि कोई किसी कारणवश यदि कोल इंपोर्ट नहीं हो पाता है तो हमारा प्लांट किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, इफेक्टेड ना हो, प्रभावित ना हो। तो उसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज प्लांट में बहुत बड़े एरिया में कोल को 1 महीने तक के लिए कम से कम स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, आगे भविष्य में यूज करने के लिए। फिर इसके बाद में कोल्ड हैंडलिंग प्लांट के माध्यम से हम स्टोरेज प्लांट से हम बॉयलर तक इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉयलर में क्या होता है कि ये बॉयलर है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक फर्नेस होता है, कंबक्शन चैम्बर होता है, जहाँ पर कोल को जलाया जाता है। वहां से हम कोल के माध्यम से हीट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जब जलाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में, ये एक फर्नेस होता है, बहुत ज्यादा हीट पैदा करता है। ठीक है, कोल को जलाकर। तो इस प्रकार से यहाँ पर बॉयलर में भरा हुआ जो भी वाटर रहता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बॉयलर में भरे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और जो जला हुआ कोयला का जो वेस्टेज होता है वो ऐश होती है, राख होती है, तो उसको हम क्या करते हैं कि ऐश हैंडलिंग प्लांट के द्वारा इसको ऐश स्टोरेज प्लांट में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। फिर ऐश का जैसे कि आजकल बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है, ऐश को भी हम फालतू में नहीं फेंकते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। कई बार वहां पर भी
कोई कंस्ट्रक्शन में यूज हो जाता है, या कई बार जो फ्लाई एश है, जो फ्लाई एश, जो फ्लाई एश ऐसे जो बचा हुआ एश होता है, राख होती है, उसको हम कई सीमेंट प्लांट में यूज कर लेते हैं। जहां पर आपका जो रोड बन रही होती है वहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल जो आपकी सीमेंट वाली जो ब्रिक्स बन रही है, ईंट बन रही है, वहां पर भी ये फ्लाई एश का उपयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम स्टोरेज से उसको फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि जो आपका जो वेस्टेज है वो ना जाए। अगर वेस्टेज निकलेगा तो फिर उसको रखने की समस्या होगी, उसको डिस्चार्ज करने की समस्या होगी, तो उसके लिए क्या होता है कि इसका भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, एस का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया जाता है अलग अलग प्लांट्स में भेजकर। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे कि देखो, अब जब यहाँ पर यदि कहीं पर भी हम कोई फर्नेस है, फर्नेस में हमें एयर की आवश्यकता होती है। फर्नेस में एयर की कहाँ पर आवश्यकता होगी? जलने के लिए, क्योंकि बिना एयर के जलना संभव नहीं है। ठीक है, आग भी नहीं लग सकती यदि एयर नहीं है। तो हम इस चैम्बर से हॉट एयर यहाँ से भेजते हैं। एक एयर प्रीहीटर होता है, ये यहाँ पर फोर्स्ड ड्रॉट फैन होता है, जो कि बाहर एटमॉस्फेरिक एयर को हमारे बॉयलर के अंदर, मतलब जहाँ पर फर्नेस होता है वहां पर एयर को प्रोवाइड, ये वाली गाड़ी है एयर बट टूटी पिटी दिख रही हेल्प हो सके। ठीक है बेटा, जो भी आप कौन बात कर रहा है? और दिख रहा है कि मतलब होने का बात कौन कर रहा है? हमारा नहीं मम्मी काफी होती। साउंड किसके यहाँ से आ रहा है? कोई भी म्यूट नहीं, म्यूट करके रखो बेटा, अनम्यूट मत करो, है ना? म्यूट म्यूट करके ही रखो। सॉरी सर गलती से मैं अनम्यूट रह गया था। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे हैंडलिंग प्लांट्स होते हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमको फर्नेस में एयर की भी आवश्यकता होगी। बिना एयर के जलना संभव नहीं है। जो भी हमारा यहाँ पर फ्यूल है उसका जलना संभव नहीं है, तो हम यहाँ से अलग से एयर सप्लाई करते हैं ताकि वो आसानी से हमारा जो भी फ्यूल है वो जलता रहे, कंटिन्यू हीट हम हमारे बॉयलर को प्रोवाइड करता रहे। ठीक है, यहाँ जैसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो अब क्या होता है कि यहाँ पर फ्लू गैसेस भी होगी। जब हम हीट पैदा करेंगे बहुत ज्यादा तो फ्लू, यहाँ पर फ्लाई एश निकला, हमने इसको स्टोरेज प्लांट में, हमने एश स्टोरेज प्लांट में स्टोर कर लिया। यहाँ पर इसकी गैसेस भी निकलेंगी, फ्लू गैसेस निकलेंगी, जो कि बहुत ज्यादा, जिसका टेम्परेचर होता है, बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, वहाँ फ्लू गैसेस भी निकलेंगी। ठीक है, तो उस फ्लू गैसेस का हम उपयोग सुपर हीटर में कर लेते हैं। देखो, यहाँ से हमने बॉयलर के अंदर स्टीम तैयार किया और स्टीम को एक पतले से ट्यूब या पाइप के द्वारा इसको फ्लो कर देते हैं इधर टरबाइन की ओर। यहाँ से निकलने वाला जो भी स्टीम होता है, इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पूरी तरह से ड्राई नहीं होता है आपका एयर, जो भी मतलब स्टीम है वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होता है। इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कुछ मॉइस्चर होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सुपर हीटर में बहुत पतले पतले ट्यूब का, ऐसे लिपटे हुए ट्यूब्स होते हैं, उसको हम सुपर हीटर से गुजारते हैं। ठीक है, यहाँ से सुपर हीटर में क्या होता है कि जो फ्लू गैसेस है इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो ट्यूब के माध्यम से हम इसको फ्लो करते हैं, कुछ इस तरह से ऊपर की ओर यहाँ से फ्लो करते हैं जो फ्लू गैसेस है जिसका टेम्परेचर बहुत अधिक है। तो वहां पर ये जो फ्लू गैसेस है वो हमारे स्टीम के कांटेक्ट में आता है। जो स्टीम हमने यहाँ से फ्लो किया ना बेटा, जिसमें मतलब कहना चाहिए वेट स्टीम, गीला स्टीम था, मतलब उसमें वाटर के कुछ पार्टिकल्स थे, तो उसको हम ड्राई करते हैं, उसको सुपर हीटेड करते हैं। ठीक है, हीट क्यों करते हैं? ताकि उसके जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएं। वाटर के मॉलिक्यूल को हमें रिमूव करना होता है। यदि हम वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव नहीं करेंगे तो जो हमारे टरबाइन है उसकी ब्लेड को डैमेज कर देगा। ठीक है, हमारे टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं बहुत महंगे आते हैं, बहुत महंगे मटेरियल का बना होता है। तो वो क्या है कि यदि हम वाटर के मॉलिक्यूल युक्त यदि स्टीम को डायरेक्ट यदि हम टरबाइन में फ्लो कर देंगे तो हमारे टरबाइन की ब्लेड्स को डैमेज कर देगा, खराब कर देगा। जो उसकी वर्किंग लाइफ है उस वर्किंग लाइफ तक ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो सुपर हीटर में हम फ्लू गैसेस को फ्लो करके उसको अति तप्त करते हैं। सुपर हीटर मतलब अति तप्त, और भी स्टीम को गर्म किया जाता है जिससे उसके वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएं। तब इसके बाद जो हमको स्टीम प्राप्त होता है वो होता है सुपर सैचुरेटेड स्टीम, SSS, मतलब सुपर सैचुरेटेड स्टीम यहाँ पर हमें प्राप्त होता है और उसको हम टरबाइन की ओर फ्लो कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि फ्लू गैसेस यहाँ से गुजारने के बाद भी वो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, हॉट होती हैं। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम
वहीं पर अलग से नहीं हमें अलग से व्यवस्था करना होगा इसको हीट करने के लिए। हम फ्लू गैसेस का ही जो बेस्ट गैसेस है यहाँ पर, जो फ्लू गैसेस हैं उसी का हम बार बार उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने प्लांट की कुछ कैपेसिटी, कुछ इफिशियंसी को इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पर हम इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए फ्लू गैसेस को हम पहले सुपर हीटर प्लांट में यहाँ पर फ्लो करते हैं, जिससे हमारा जो स्टीम है उसको सुपर हीट कर दिया जाता है, उसको फुली सैचुरेटेड सुपर हीटेड सैचुरेटेड स्टीम हम बना लेते हैं। इसके बाद में इकोनोमाइजर होता है। इकोनोमाइजर का मतलब यही होता है कि मतलब ये मितव्ययी है ना, मतलब ये आर्थिक रूप से हमारा इसको कहना चाहिए एडवांटेज पहुंचाता है। इकोनोमाइजर में क्या होता है कि हम जब यहाँ से कुछ कोल्ड वाटर को फ्लो करते हैं तो कोल्ड वाटर को फ्लो मतलब टरबाइन में इनलेट करवाने से पहले हम इस फ्लू गैसेस में जो हीट होती है उसको उसमें एब्जॉर्ब करवाते हैं। जो हमारा कोल्ड वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ हद तक जो हमारा कोल्ड वाटर था वो कुछ डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपका जो 4 या 10 डिग्री 15 डिग्री के टेम्परेचर वाले वाटर को यदि आप डालोगे सीधे बॉयलर में तो आपको ज्यादा हीट देकर उसमें स्टीम बनाना होगा। लेकिन यदि आप उसी वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस तक यदि आपने इंक्रीज कर दिया उसके टेम्परेचर को, तो अब आपको 100 डिग्री सेल्सियस मतलब आपको स्टीम बनाने के लिए सिर्फ 50 से 100 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको यदि आप नहीं ऐसा करते हैं तो आपको शुरू से 15 डिग्री सेल्सियस से ले जाके 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए, तो उस टेम्परेचर तक ले जाने के लिए आपको अधिक फ्यूल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो फ्यूल का भी यूज हो रहा था, जो यहाँ पर फ्यूल का यूज हो रहा है आपको कोयला का, तो हमने उसको भी कम कर दिया क्योंकि हमने पहले से ही कुछ हद तक वाटर को गर्म कर दिया है। इसके बाद हम बॉयलर में इनलेट करवाते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर फ्लू गैसेस फिर भी अभी पूरी तरह से वो ठंडी नहीं हुई है। फ्लू गैसेस का इतना टेम्परेचर था कि कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया गया, फिर उसके बाद कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद भी अभी भी आपकी जो फ्लू गैसेस है वो गर्म है। तो हम क्या करते हैं, एयर प्रीहीटर होता है। एयर प्रीहीटर देखो, एयर को क्या करते हैं कि कहीं पर भी हमें यदि कंबक्शन करवाना है, कहीं पर तो कोई भी फ्यूल को आपको जलाना है तो वहां पर एयर मस्ट है। ठीक है, एयर का बहुत मतलब एयर का होना बहुत आवश्यक है, तभी कोई हमारा फ्यूल वहां पर जलेगा, कंबक्शन करेगा। ठीक है, दहन होगा। तो उसके लिए हम एयर को सप्लाई करते हैं। यदि आप ठंडी एयर को सप्लाई करोगे तो क्या होगा कि हमारे जो प्लांट की इफिशियंसी है वो डिक्रीज होगी बेटा, है ना। यदि हम ठंडे जो कोल्ड एयर को यदि हम फ्लो करेंगे फर्नेस में तो हमारे जो फर्नेस की इफिशियंसी है वो डिक्रीज होगी। तो हम क्या करेंगे कि हम हॉट एयर को प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो फर्नेस है उसकी इफिशियंसी डिक्रीज ना हो, उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो कम ना हो, वो अधिक से अधिक हीट पैदा करे। क्योंकि हमारा मेन मकसद है यहाँ पर फर्नेस का कि ज्यादा से ज्यादा कम कोल में, कम फ्यूल में अधिक से अधिक हीट हम पैदा करवाना चाहते हैं, अधिक से अधिक हीट प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम जो एयर यहाँ पर सप्लाई करते हैं उसके जलने के लिए जो सहायक होती है उसको हम पहले से हीट कर देते हैं, हॉट एयर बना देते हैं। ठीक है, तो कहाँ से बना रहे हैं हम, जो हमारे पास फ्लू गैसेस थी जिसका हमारा कोई, हम जिसका भी चाहे यदि हम डायरेक्ट उसको चिमनी में फ्लो कर देते तो उसका कोई यूज नहीं होता, हमारी आधी हीट ऐसी वेस्ट चली जाती। तो हमने हीट को अलग अलग चैम्बर में अलग अलग प्रकार से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फ्लू गैसेस थे, हमने सबसे पहले अपनी स्टीम में जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, मतलब वेट मॉइस्चराइज्ड स्टीम था, उसको हमने पहले रिमूव किया। फिर इसके बाद में उसमें फिर भी वो बहुत हॉट था आपका फ्लू गैस। इसके बाद हमने जो हम टरबाइन में इनलेट करवा रहे हैं, वाटर इनलेट कर रहे हैं, उसको हमने हॉट किया। इसके बाद हमने क्या किया बेटा कि अभी भी हमारा जो फ्लू गैसेस है वो बहुत गर्म है, उसको हमने जो इसमें एयर इनलेट करवाई जा रही है, इसमें एयर दी जा रही है, एयर सप्लाई की जा रही है, हमने उस एयर को भी हीट कर दिया एयर प्रीहीटर के माध्यम से। ठीक है, मतलब जो फ्लू गैसेस थी इस चैम्बर में आया और इस चैम्बर में ट्यूब के माध्यम से, यहाँ पर ये बहुत ट्यूब के माध्यम से कुछ इस तरह से लपटे हुए रहते हैं, तो यहाँ पूरा सर्कुलेट होकर एयर यहाँ से जाती है और इन्हीं ट्यूब से टकराते हुए आप एयर को फ्लो कर, मतलब जो फ्लू गैसेस है उसको फ्लो कर देते हो। तो क्या होगा कि वो आपका चैम्बर गर्म होगा और चैम्बर मतलब जो आपका ट्यूब्स हैं, जो ट्यूब में जिसमें एयर फ्लो हो रही है वो गर्म होंगे, तो उसमें प्रेजेंट अंदर की एयर भी गर्म होगी। जब गर्म होगी तो आपकी हॉट एयर इससे एयर प्रीहीटर से निकलेगी और हॉट एयर हम यहाँ पर फ्लो कर देंगे जो हमारे फ्यूल को जलने में सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है,
ठीक है। यहाँ पर आपका एक फोर्स्ड ड्रॉट फैन होता है, इसका काम होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को यहाँ से फ्लो करना, एटमॉस्फेरिक एयर को यहाँ से फ्लो करना। ये फोर्स्ड ड्रॉट फैन होता है जिसका मेन फंक्शन होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर को क्रिएट करना। प्रेशर क्रिएट करेगा तभी ये प्रेशर से यहाँ पर ट्यूब में यहाँ से फ्लो होगा, और वे ट्यूब जो हैं वो आपके फ्लू गैसेस से कांटेक्ट में आएंगे और वो ऑटोमेटिक वो गर्म होता चला जाएगा, और यहाँ से हॉट एयर आपको आपके बॉयलर के फर्नेस में जहां पर कंबक्शन हो रहा है, जहां पर जलन हो रहा है, दहन हो रही है, वहां पर आपकी हॉट एयर सप्लाई होगी। ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि अब उसके बाद में ये जो आपका फ्लू गैसेस होता है, फ्लू गैसेस अब क्या करते हैं, हम चिमनी के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो चिमनी के माध्यम से बाहर निकालते, देखो यहाँ इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन लगा रहता है, इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन, जिसका फंक्शन होता है प्रेशर क्रिएट करना। क्योंकि आपने इतने स्टेजेस से जब आप एयर को जो आप फ्लू गैसेस को आप फ्लो करोगे तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस पैदा हो रहा था उसको आगे फ्लो करने में, तो इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हम इसके प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारा जो एयर है वो चिमनी में यहीं ना रह जाए, यहीं पर ना रह जाए, आगे फ्लो हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पर प्रेशर फिर से क्रिएट करते हैं, और उस प्रेशर के माध्यम से हम यहाँ पर जो हमारी चिमनी होती है उसके माध्यम से हम एयर को, जो हमारा फ्लू गैस है उसको हम एयर में छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर में छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ड्रॉट फैन का क्या उद्देश्य है, यहाँ पर ड्रॉट फैन इसलिए लगाया गया है कि जो हमारा फ्लू गैसेस है जिसका प्रेशर बहुत कम है, उसमें हमको प्रेशर क्रिएट करना है। ठीक है। और उसको एटमॉस्फेरिक एयर में चिमनी के माध्यम से छोड़ देना है। चिमनी जो होती है ये बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चिमनी होती हैं जो काफी ऊंचाई पे आसमान में छोड़ दी जाती है एयर को। ठीक है। ताकि वो बहुत बड़े एरिया में फैल जाए। देखो यदि हम किसी भी जो फ्लू गैसेस हैं, जो आपकी फ्लू गैसेस हैं यहाँ पर, उसमें बहुत प्रकार के गैसेस होती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, CO2, जो भी आपके कार्बन के ऑक्साइड हो जाए, सोडियम क्या मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाए, तो ये हमें बहुत हार्मफुल होते हैं, मतलब मानव जीवन के लिए, जितने भी जीव जंतुओं के लिए हार्मफुल होती हैं। तो इनको हम नीचे ना भेजकर, मतलब इसको काफी ऊंचाई पर इसको आसमान में फैला देते हैं ताकि ये बहुत बड़े एरिया में फैल जाए, मतलब एक साथ कहीं पर ना रहे, ताकि उस एरिया को प्रभावित ना करे। इसलिए हम आसमान में इसको चिमनी के माध्यम से छुड़वा देते हैं, जिनकी हाइट काफी अधिक होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। आई थिंक इतना सारा प्लांट समझ में आ गया। इकोनोमाइजर का काम क्या है, इकोनोमाइजर का काम क्या है कि जो भी फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस की हीट को एब्जॉर्ब करना और उससे फ्लो होने वाले वाटर को गर्म करना। ठीक है। इकोनोमाइजर ये इकोनॉमी को, हमारे प्लांट की इकोनॉमी को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है। इकोनॉमी इंक्रीज करेगा, आर्थिक स्थिति इंक्रीज करेगा या एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमें अलग से जो हमको पहले से मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस तक हमने वाटर को गर्म कर दिया, मतलब अब हमको हमारे बॉयलर को 50 से 100 तक ले जाने के लिए अब काम करना पड़ेगा। अदरवाइज हम यदि इकोनोमाइजर का इस्तेमाल नहीं करते, इस तरह से ये सिस्टम इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको हमारे बॉयलर को 10 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को ही 100 डिग्री तक ले जाना पड़ता, तो उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जब बहुत ज्यादा बॉयलर काम करेगा तो बहुत ज्यादा फ्यूल की भी आवश्यकता होगी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, इकोनोमाइजर लगाकर जो हमारी फ्लू गैसेस थी उसका उपयोग करके उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके हमने इनलेट किए जाने वाले वाटर को हमने पहले इसको हॉट कर दिया है कुछ डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद हमने फिर बॉयलर में फीड किया है। ओके। तो आई थिंक इतना सभी को क्लियर होगा। क्लियर है बेटा सभी को, इतना बता दीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर है। अब हमने सुपर हीटर का इस्तेमाल करके जो सुपर हीटेड सैचुरेटेड स्टीम थी उसको हमने कहाँ पर फ्लो कर दिया बेटा, टरबाइन में। टरबाइन क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जिसको एक प्राइम मूवर की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एक प्रथम चालक की तरह, प्राइम मूवर की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए कि यहाँ पर जो हमारी स्टीम थी, स्टीम को हमने एक पतले से पाइप के द्वारा यहाँ से फ्लो किया है, प्रेशर के द्वारा, हाई प्रेशर के साथ में, हाई प्रेशर क्रिएट करके फ्लो किया जाता है, और ये टरबाइन की ब्लेड्स में टकराती हैं, और टरबाइन की ब्लेड में टकराकर टरबाइन को ये रोटेट करती हैं। मतलब टरबाइन में जो आपके स्टीम की काइनेटिक एनर्जी थी, गतिज ऊर्जा थी, उसको टरबाइन में फ्लो किया गया और टरबाइन को रोटेट किया जाता है। ठीक है। तो टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट कर दी, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो गई, प्रोड्यूस होती है। उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर को शाफ्ट के द्वारा कपल करके जनरेटर को रोटेट किया जाता है,
और टरबाइन के माध्यम से जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है, जिससे जनरेटर के आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने स्टीम फ्लो किए, टरबाइन को घुमाया और इसके बाद एग्जॉस्ट स्टीम हो जाती है, बाहर निकल जाएगी स्टीम। ठीक है, तो ये बाहर स्टीम निकल गई तो हम क्या करते हैं, इसको कंडेंसर के माध्यम से इसको हम ठंडी करते हैं। ठीक है, स्टीम को ठंडा करेंगे, क्योंकि उतना गर्म इतनी स्टीम को ना हम कहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम उसको किसी नदी तालाब में नहीं छोड़ सकते हैं, उसको हमें ठंडा करना होता है। तो उसको हम कंडेंसर के माध्यम से उसको ठंडा करते हैं। और ठंडा कैसे करते हैं, यहाँ स्टीम को फ्लो करते हैं, स्टीम को वाटर, यहाँ पर कंडेंसर में वाटर वगैरह होता है, यहाँ पर ठंडा होता है, और ये वाटर जो है ये फिर से गर्म हो जाता है, और इसको फिर से पंप के माध्यम से ये यहाँ पर हम सप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी खड़ा हो सकता है कि क्या सर हम स्टीम के द्वारा मतलब जो टरबाइन के द्वारा एग्जॉस्ट स्टीम है उसको हम क्या डायरेक्ट बॉयलर में नहीं फ्लो कर सकते हैं क्या, और फिर से वही स्टीम को हम फिर से सुपर हीटर और फिर से टरबाइन को दे दें? ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो कोई भी ऐसा पंप नहीं होता बेटा कि जो आपका जो वाटर को भी और स्टीम को भी एक साथ सप्लाई कर सके। ठीक है, कोई भी ऐसा पंप नहीं होता है, अवेलेबल नहीं है कि जो स्टीम को भी और वाटर को भी एक साथ सप्लाई कर सके। तो उसको हमें क्या करना होता है कि उस स्टीम को हमें कंडेंसर के माध्यम से फिर से स्टीम से वाटर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, हम जब तक उसमें फ्लो नहीं कर सकते, मतलब दोनों की सेम होनी चाहिए, स्टीम स्टीम ही फ्लो कर सकते हो या फिर आप वाटर वाटर ही फ्लो कर सकते हो। कोई ऐसा पंप नहीं है कि जो वाटर और स्टीम को मिक्स कर दे और फिर उसके बाद में बॉयलर को फिल कर दे, है ना, बॉयलर को हम फीड करवा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, स्टीम स्टीम होता है तो पॉसिबल है, या फिर वाटर वाटर होता है तो पॉसिबल है। अब स्टीम स्टीम तो होती नहीं है कि फिर से हम उसी को करके फिर से उसी को इस्तेमाल कर लें, है ना। तो हमें कुछ और अलग से स्टीम की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ तो बेस्ट हो रही है। 100% तो एफिशिएंट है नहीं कि जितना आपने बॉयलर से बाहर लिया उतना आपने टरबाइन को दिया और उतना ही फिर से कंडेंसर में आ गया, तो ऐसा तो होता नहीं है कि हम फिर से उसी को फ्लो कर दें। तो हमें बाहर से और स्टीम की आवश्यकता होगी, तो स्टीम कहाँ से क्रिएट करेंगे, बॉयलर से क्रिएट करेंगे। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि हम पहले उसको वाटर में कंडेंस कर लेते हैं। ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम ठंडा होता है और वो हॉट वाटर होता है, वो ठंडा नहीं होता है, बिल्कुल हॉट होता है, और उसी को फिर से पंप के माध्यम से हम इकोनोमाइजर में भेजते हैं। और फिर मान लो यहाँ से 20 डिग्री या 30 डिग्री तक गर्म था यहाँ, या 50 डिग्री पर गर्म था, फिर इसके बाद भेजे तो यहाँ पर इसके कारण कुछ 5-10 डिग्री इंक्रीज हो गया इसका टेम्परेचर। तो इस तरह से हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके यहाँ पर फिट करते हैं। कभी भी बॉयलर में हम जो हार्ड वाटर है उसको नहीं फ्लो करते हैं, मतलब फिल करते हैं, हम उसको सॉफ्ट वाटर का ही, जो वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर होते हैं जहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, और फिर उसके बाद ही हम बॉयलर को वाटर को फिल करते हैं। ठीक है, ऐसा यदि हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, यदि हम डर्टी वाटर या जो भी है, जो हार्डनेस है वाटर की, यदि उसके साथ में, उसके प्रेजेंस में यदि हम बॉयलर में फ्लो कर देंगे, बॉयलर में फीड कर देंगे, भर देंगे, तो क्या होगा कि लेयर बनेगी बॉयलर में और बॉयलर की इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम वाटर को, शुद्ध वाटर को ही हम बॉयलर के अंदर, वाटर ट्रीटमेंट के बाद ही हम बॉयलर के अंदर वाटर को फीड करते हैं, क्योंकि एक लेयर बन जाती है, डिप्लेशन लेयर बन जाती है, जो चारों तरफ लेयर बन जाएगी और एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देगा। और कई प्रकार की घटनाएं भी घटित हो सकती हैं यदि बॉयलर के अंदर लेयर बनती है, तो कई बार बॉयलर ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, बॉयलर फट सकता है। तो इसलिए हम जो वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद ही हम मतलब बॉयलर में वाटर को फीड करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ से ये वाटर में कन्वर्ट हो गया और फिर इसको फिर से सप्लाई कर दिए। अब 100% तो है नहीं कि मतलब 100% जितना पहले फिट किया था उतना ही यहाँ से आए फिर से फिट कर दिए, तो हमें कुछ वाटर की आवश्यकता और पड़ जाती है। फिर यहाँ से ट्रीटमेंट करके रिवर से और वाटर सप्लाई किया जाता है। कुछ यहाँ से आगे कंडेंस हुआ था, जो हमारा स्टीम था कंडेंस हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ, और कुछ यहाँ से, और फिर से हम वापस भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसको इस तरह से प्रोसेस अपनाते हैं, और ये लगातार यही प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहती है। यहाँ पर आपका टरबाइन लगा हुआ, टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करता है। मैकेनिकल एनर्जी किसमें दी जाती है, जनरेटर में, और जनरेटर का फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर होता है, ये 11 kV मान लीजिए जनरेट किया। 11 kV को हमें बहुत दूर तक ट्रांसमिट करना है, तो ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टेप अप करेंगे 11 kV को 33 kV में,
या 66 केबी में या 132 केबी में कन्वर्ट करेंगे, और इसको जहां पर हमें पावर का कंजप्शन करना होता है, जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर हमें इसकी सप्लाई देनी होती है, वहां तक हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। फिर उसके बाद में हम उसको स्टेप डाउन करके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग करके हम उसको जगह जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा आपका जो ब्लॉक डायग्राम है, ये थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आपके अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं। आप इसकी थ्योरी आप इन्हीं शब्दों में लिख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कि इसमें कोल्ड स्टोरेज प्लांट होता है। जितने भी आपके यहाँ पर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जितने भी इसके पार्ट्स दिख रहे हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज प्लांट का क्या काम क्या है, कोल्ड हैंडलिंग प्लांट का क्या काम क्या है, एस स्टोरेज प्लांट का काम क्या है, एस हैंडलिंग प्लांट का काम क्या है। इनके बारे में आप सभी के बारे में लिख सकते हैं। बॉयलर के बारे में आप बता सकते हैं, बॉयलर का मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, ठीक है, बॉयलर जो होता है वो हमारा हीट जनरेट करता है। ठीक है, मतलब सॉरी, जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर फर्नेस लगे होते हैं, फर्नेस में ईंधन का उपयोग किया जाता है, फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कोल फ्यूल के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से आप 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्लू गैसेस के बारे में बता सकते हैं, फ्लू गैसेस के टेम्परेचर के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद में सुपर हीटर के बारे में बता सकते हैं, सुपर हीटर में क्या होता है, बॉयलर से निकलने वाली जो स्टीम होती है वो किस प्रकार की स्टीम होती है, सुपर हीटर में उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजों को आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इकोनोमाइजर क्या होता है, इकोनोमाइजर का मेन फंक्शन क्या है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये 1 बाय 1 आप इनको पकड़कर, जैसे कि 1 बाय 1 आप इनके जो भी हम आपके पार्ट्स हैं, चाहे वो सुपर हीटर हो, इकोनोमाइजर हो, एयर प्री हीटर हो, या फिर वो कंडेंसर हो, कूलिंग टावर हो, टरबाइन हो, ठीक है, ये जितने भी आपके इसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उन सारी चीजों को आप 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो फीड वाटर हीटर है, यहाँ पर वाटर हीटर मतलब जो वाटर है उसको हीट किया जा रहा है। यहाँ से जो कंडेंस वाटर है ये पूरा ठंडा नहीं होता है ना, ये वाटर में कन्वर्ट होता है। ये यहाँ पर हीट हॉट वाटर ही होता है। अब यहाँ से ठंडा वाटर, यहाँ से हॉट वाटर जाके यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, जो कि उसको एक दोनों टेम्परेचर का जो टेम्परेचर डिफरेंस था अलग अलग वाटर से, वो उनका सेम वाटर सेम मतलब हीट हो जाता है, और इसके बाद में वो इकोनोमाइजर में सेंड किए जाते हैं। ठीक है, किसी को किसी प्रकार से डाउट यहाँ पर? सर कूलिंग टावर सर। हाँ, कूलिंग टावर का मेन काम क्या है कि जब फिर भी बहुत ज्यादा ये हॉटेड रहता है ना, तो इसका कूलिंग टावर का भी हमको मदद लेना होता है। ये कूलिंग टावर भी इसको स्टीम को, देखो पूरी तरह से यहाँ पर कंडेंस नहीं होता, कुछ स्टीम यहाँ पर रह जाती है। ठीक है, कुछ कंडेंस होगी, वाटर में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद भी स्टीम कुछ रह जाती है, तो यहाँ पर इसको यहाँ से फ्लो करके और कुछ वाटर को सप्लाई करके उसको और ठंडा किया जाता है। ठीक है, कूलिंग टावर में, और फिर उसको जो भी बची हुई स्टीम है उसको हम ठंडा करते हैं, और उसके बाद में कूल मतलब यहाँ पर वाटर को फ्लो करके और उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये सप्लाई कर दिया जाता है। क्योंकि 100% कंडेंसर पूरा उसको पूरी तरह से स्टीम को वाटर में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो कुछ कूलिंग टावर में हमको भेज के फिर से उसको वापस भेज देते हैं। जी सर। ठीक है, जी सर। ठीक है, तो मैं आपको अटेंडेंस लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ यहीं, आप लोग 2 मिनट बने रहें क्लास में। मैं आपको अटेंडेंस लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट यहीं पर अटेंडेंस सबमिट करेंगे, उसके बाद क्लास को लीव करेंगे। आपको मैं अलग से अटेंडेंस लिंक प्रोवाइड नहीं करूंगा, सभी लोग ध्यान देंगे, है ना। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या इनको पता चल जाता क्या अटेंडेंस का नाम लेता हूँ मैं तो? समझ में आया कि नहीं? किसी कोई डाउट? समझ में आया कि नहीं चीजें, ये बताइए मुझे भाई पहले। जी सर, आ गया। सभी क्लियर है? यस सर। यस। ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि मतलब बहुत स्पीड से मैं समझाया हूँ या जो भी चीजें हैं? नो नो सर। सर। हाँ, तो इसी तरह से आप इनके जो भी आपके ये पार्ट्स हैं इनको आप इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अपने शब्दों में इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सभी के बारे में।
और ये इसी तरह से इसका फंक्शन होता है। ये वो पूरा एक ब्लॉक डायग्राम है थर्मल पावर स्टेशन का। ठीक है, इसी प्रकार से आपके जो जो भी आपके पावर स्टेशन हैं हम उनके बारे में यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। और आई होप कि आप लोगों की क्लास ऑफलाइन होने की संभावना है, तो सभी लोग प्रिपेयर रहें, कभी भी आपकी क्लास ऑफलाइन हो सकती है। ठीक है, यस सर। जी सर। ठीक है। आपकी ऑफलाइन होने की क्लास की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि आई थिंक नोटिस आ चुका है। देखो, हो सकता है कि आपको होली के बाद आपकी क्लास ऑफलाइन हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग प्रिपेयर रहें। जी सर। देखिए, अटेंडेंस लिंक आपको मिल गई होगी। आया सभी के पास अटेंडेंस लिंक? यस सर।